एस्टिमेशन। उस चैप्टर का नाम है आपका एस्टिमेशन, एंड इसी वीडियो में वी विल एंड दिस चैप्टर एज वेल. So let's start with this topic. But before that, let me tell you to please subscribe to our channel JIB CIB Prep for the content related to these examinations. Also, please join the Telegram group using this QR code for the updates, links and the PDF files. Now let's start with the session. सबसे पहले हमें ये समझना है कि एस्टिमेट्स क्या होते हैं. तो एस्टिमेशन जो है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एस्टिमेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है. तो एस्टिमेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वन मेक्स इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल. एस्टिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक पर्सन इन्फ्रेंसेस बनाता है. इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन्स. एक पर्सन कंक्लूजन्स बनाता है अबाउट अ पॉपुलेशन. एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल. जो हमें इंफॉर्मेशन हमने सैंपल से निकाली, पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है सैंपल, हमने सैंपल का डेटा कलेक्ट किया. अब जो डेटा हमें सैंपल से कलेक्ट हुआ था उसी के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन. वी कैन मेक टू टाइप ऑफ एस्टिमेट्स अबाउट द पॉपुलेशन. हम पॉपुलेशन के बारे में दो तरीके के एस्टिमेट्स बना सकते हैं. पहला है आपका पॉइंट एस्टिमेट एंड दूसरा है आपका इंटरवल एस्टिमेट. अब हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है और इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है. सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉइंट एस्टिमेट के बारे में. तो देखिए, पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है. जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है ना, ये पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए एक सिंगल वैल्यू को डिफाइन करता है. ये क्या करता है? डिफाइंस अ सिंगल वैल्यू फॉर पैरामीटर. अभी हमने ये समझा कि जो एस्टिमेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है. जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सैंपल से, उसके बाद हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन से. तो ये जहाँ पे जो हमने कलेक्ट किया था डेटा किसका? सैंपल का. उससे हम एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं? एस्टिमेट निकाल रहे हैं, जो कि एक ही वैल्यू को डिफाइन कर रहा है फॉर पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन. इसे मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे. पैरामीटर का होता है एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन. तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए एक ही सिंगल वैल्यू को जब हम डिफाइन करते हैं वो हम किसके तहत करते हैं? हमारे पॉइंट एस्टिमेशन के तहत. अब हमें यह समझना है कि पॉइंट एस्टिमेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. तो देखिए, अ पॉइंट एस्टिमेट इज ऑफन इनसफिशिएंट बिकॉज इट इज़ आइदर राइट और रॉन्ग. जो आपका पॉइंट एस्टिमेट है वो हमेशा इनसफिशिएंट होता है. क्यों? क्योंकि या तो ये सही है या ये गलत है. ऐसा किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू को डिफाइन किया. लेट सपोज हमारे जो एरिया है वहाँ पर 10 टी शॉप्स हैं. वहाँ पर क्या है? 10 टी शॉप्स हैं. ऑन एन एवरेज हर टी शॉपर हर एक समय, हर एक टाइम पे, आप किसी भी टाइम जाएं, 4 कप टी अवेलेबल रहती हैं. क्या रहती हैं? 4 कप टी अवेलेबल रहती हैं. एक्चुअली यहाँ पे 100 टी शॉप्स हैं. उसमें से मैंने 20 टी शॉप्स को एज अ सैंपल ले लिया. 20 टी शॉप्स को मैंने क्या किया? सैंपल ले लिया. अब उस सैंपल से मैंने ये डेटा निकाला कि 4 कप टी अवेलेबल रहेंगी किसी भी वक्त. तो अब आप अगर इन 20 शॉप्स के अलावा किसी और शॉप पे जाते हैं, अगर वहाँ पर 5 मिल गई या 3 टी कप टी मिल गई, तो जो मैंने यहाँ पर अपने इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ किया था, जो मैंने यहाँ पर अपनी एक एस्टिमेशन किया था किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, क्या वो गलत हो गया? बिल्कुल हो गया. इसलिए जो आपका पॉइंट एस्टिमेट है वो जनरली इनसफिशिएंट होता है. क्यों? क्योंकि या तो ये एकदम सही है या ये एकदम गलत है. A point estimate is much more useful if it is accompanied by an estimate of the error that might be involved. जो पॉइंट एस्टिमेट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ तभी यूजफुल होगा. कब यूजफुल होगा? जब आपको ये भी पता है कि इसमें एरर होने के कितने चांसेस हैं. इसमें एरर होने के कितने चांसेस हैं. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप का
एस्टिमेट जो कि होता है आपका इंटरवल एस्टिमेट। तो देखिए, एन इंटरवल एस्टिमेट इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। अभी हम क्या समझ रहे थे कि एक सिंगल वैल्यू है हमारे पास किसे एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर को, बट यहाँ पर हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने 20 कप टी जो थी हमारी, मैंने क्या किया था, 20 टी शॉप्स पे गया था मैं। तो जो ये 20 टी शॉप्स का मैंने डेटा कलेक्ट किया, टी शॉप्स, उसमें मैं ये कहता हूँ कि हर एक वक्त, हर एक समय आपके पास 4 से 6 कप टी अवेलेबल रहेगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक रेंज आ गई है कि 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। पहले हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी कि 4 कप टी अवेलेबल रहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक इंटरवल एस्टिमेशन। जब हम एक रेंज ऑफ डेटा दे देते हैं, एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे देते हैं, किसके लिए, टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन। इट इंडिकेट्स द एरर इन टू वेज, बाय द एक्सटेंट ऑफ इट्स रेंज एंड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइंग विद इन द रेंज। इसका मतलब क्या है, ये जो है आपकी दो वे में एरर को बताता है। पहला ये कि किस एक्सटेंट तक हमारी रेंज कवर है, क्या और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होगा वो इसी रेंज के अंदर लाए करेगा। ये हमारे दो तरीके होते हैं। अब उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसे आप एक बार इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए। जैसे यहाँ पे मैंने टी शॉप्स की बात की, अब कोई और पर्सन आया, उसने पूरी की पूरी 100 टी शॉप्स का डेटा कलेक्ट किया। उसने क्या किया, पूरी की पूरी 100 टी शॉप्स का डेटा कलेक्ट किया और उसने निकाला कि एग्जैक्टली 5 कप टी अवेलेबल रहती हैं। उस पर्सन ने क्या डेटा निकाला कि जो हमारी एग्जैक्टली 5 कप टी अवेलेबल रहती हैं किसी भी समय पे। तो ये जो हमारे पास 5 कप टी आया है, क्या वो इस रेंज में लाई कर रहा है? यस कर रहा है। यही हमें कौन बताता है, इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट हमसे ये कहता है कि हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे रहे हैं टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। और फिर अगर हम निकालें, क्या निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू निकालें पूरे पॉपुलेशन की, उस एस्टिमेट से हमें ये पता चलता है कि क्या ये रेंज में हमारी वैल्यू लाई करती है और या नहीं। और यही दो तरीके होते हैं कौन से, एरर को फाइंड करने के, कि किस एक्सटेंट तक हमारी रेंज सही है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर होगा वो हमारी रेंज के अंदर लाई करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेट और क्या होता है हमारा पॉइंट एस्टिमेट। अब हमें कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, किसके, पॉइंट एस्टिमेट और हमारे इंटरवल एस्टिमेट के, ताकि हम बहुत इजीली इन प्रोसेस को समझ पाएँ। हमने एक चीज़ सीखी थी निकालना, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे निकालते थे, जस्ट अ सेकेंड। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम निकालते थे सिग्मा का यूज़ करके। वो हम कैसे निकालते हैं नॉर्मल केस में, वो हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एन, और इस पूरे का रूट। ये हम क्या कर, कौन से केस में निकालते हैं, ये हम एक नॉर्मल केस में निकालते हैं, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमें वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस के लिए हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डिवाइडेड बाय एन। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं वेरिएंस इन नॉर्मल केस। लेकिन अगर आपको वेरिएंस निकालना है किसके केस में, अगर आपको वेरिएंस निकालना है एक पॉपुलेशन, एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन का, मैं आपको इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देता हूँ। अगर आपको वेरिएंस निकालना है कौन से केस में, वेरिएंस एज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर आपको एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन निकालना है और वो एस्टिमेट कौन सा है, वो एस्टिमेट है आपका वेरिएंस, वो आप किस तरीके से निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और इसे आप डिनोट किससे करेंगे, इसे आप डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से। किससे डिनोट करेंगे, एस स्क्वायर से। यहाँ पर एस आपका डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और
एस स्क्वायर आपका डिनोट कर रहा है वेरिएंस। मीन निकालने का वही सेम फॉर्मूला रहेगा। मीन हम कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसके बाद हमें कुछ और फॉर्मूलाज भी समझने हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वो सभी फॉर्मूलाज भी बता देता हूँ सो दैट आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो इस पूरे टॉपिक को समझने में। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड एरर, अगर आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो वो आपका कैसे निकलता है, वो आपका निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉर्मल केस, वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप एक नॉर्मल फॉर्मूला जो आप लगाते हैं वैसे ही निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन वो किस तरीके से निकलेगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन डिवाइडेड बाय रूट एन। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसे वेरिएंस निकाला। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, अगर हमें क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे हम एस से डिनोट करेंगे और वो कैसे आ जाएगा, रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, इस तरीके से आप निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एज द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर आपको निकालना है क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अगर आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन, फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन, वो आप किस तरीके से निकालेंगे, वो आप निकालेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहाँ पे जो आपका स्मॉल एन है, स्मॉल एन आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल, कैपिटल एन आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन, सिग्मा आपका डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन निकालना है जब आपका इंटरवल एस्टिमेट फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर आपका इंटरवल एस्टिमेट क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तब आप मीन कैसे निकालेंगे, तब आपका मीन निकलेगा m इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय पी, जहाँ पे ये हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है, जहाँ पर n आपका क्या होता है, जहाँ पे आपका n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सेम केस में अगर आपको निकालना होगा वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू, यहाँ पे q क्या हो जाता है आपका, q हो जाता है 1 - p। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको मुझे दो फार्मूलाज और बताने हैं, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपके लिए एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब मुझे आपको जो फार्मूला बताना है वो ये बताना है, अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन, अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन, तो वो आप कैसे निकालते हैं, p मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय n और इस पूरे का रूट। आप कैसे निकालते हैं, p मल्टीप्लाई बाय q डिवाइडेड बाय n और इस पूरे का रूट। आई होप आपको ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज समझ आए होंगे एंड इनका यूज़ केस जो है वो आपके एक्चुअल में एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है
तो आप इस चीज़ को समझने में सक्षम रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका एस्टिमेटर। हमने ये समझा कि एस्टिमेट क्या होता है, हमने फिर ये समझा पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ये एस्टिमेटर क्या है। तो देखिए, अ सैम्पल स्टैटिस्टिक दैट इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर। जिस सैंपल के स्टैटिस्टिक यानी जिस सैंपल की वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, जिस सैंपल की वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, उसे हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटर। द सैंपल मीन एक्स कैन बी एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। अगर आपका सैंपल मीन जो है वो एक्स बार है, वो किसका एस्टिमेटर होगा? वो होगा म्यू का एस्टिमेटर। और म्यू क्या होता है? आपका पॉपुलेशन का मीन। एंड द सैंपल प्रपोर्शन कैन बी यूज्ड एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। जो आपका सैंपल का प्रपोर्शन होगा, सैंपल का डेटा का जो आपका प्रपोर्शन होगा, उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन का प्रपोर्शन। वी कैन ऑल्सो यूज द सैंपल रेंज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन रेंज। हम एक किसी भी सैंपल की पर्टिकुलर रेंज को उठा के यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन रेंज, एंड उसे भी हम क्या कहेंगे? एन एस्टिमेटर ही कहेंगे। अब देखिए, हमने ये समझा कि एस्टिमेटर होता क्या है। अब हमें ये भी समझना होगा कि एक अच्छा एस्टिमेटर, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे एस्टिमेटर में होती हैं। तो सबसे पहला जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या क्राइटेरिया है, वो है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या है? कि जो सैंपल का मीन होगा आपका, जो सैंपल का मीन होगा, वो कैसे निकलेगा? वो आपके सैंपल से निकलेगा, और आपका जो सैंपल है ना, वो अनबायस्ड तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए। यानी जो आपका सैंपल है वो कुछ इस तरीके से निकलना चाहिए कि वहां पर आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो। वहां पर क्या हो? आपकी रैंडम सैम्पलिंग, ताकि जो आपका सैंपल है वो पूरी तरीके से आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। वो क्या करे? पूरी तरीके से आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, और जो सैंपल का मीन है यानी एक्स बार है, वो इक्वल्स आए किसके? म्यू के, यानी वो आए पॉपुलेशन मीन के इक्वल्स। हमारा यही ट्राई रहना चाहिए। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कि जो हमारा साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा, वो मिनिमम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अगर वो मिनिमम है तो ये हमारा जो गुड एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट, उसे हम एफिशिएंट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एफिशिएंट कहेंगे। तीसरा क्राइटेरिया जो होता है हमारा, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कि जो हमारा एस्टिमेटर है, जो हमारा एस्टिमेटर है, वो किसके क्लोज होना चाहिए? शुड बी क्लोज टू पॉपुलेशन पैरामीटर। वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बहुत ही क्लोज होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? अब उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। एंड लास्ट है आपका जो इसका गुड क्राइटेरिया है, सॉरी गुड एस्टिमेटर का जो आपका लास्ट क्राइटेरिया है, वो है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कि ये सफिशिएंट होना चाहिए टू गिव इंफॉर्मेशन बाय विच वी कैन यूज, सॉरी वी कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। ये हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ये सफिशिएंट होना चाहिए टू गिव इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ कर सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छे एस्टिमेटर के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एंड एस्टिमेटर होता क्या है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगला टॉपिक हमारा क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। Statisticians use confidence interval to express the precision and uncertainty associated with a particular sampling method. जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, इसे स्टैटिस्टिशियन इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जिस मेथड से कलेक्ट किया है, वो कितना प्रिसाइस है या फिर कितना अनसर्टेन है। वो कितना प्रिसाइस है या फिर कितना अनसर्टेन है, ये किस तरीके से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है बाय यूजिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरा होता है हमारा स्टैटिस्टिक, और तीसरा होता है हमारा मार्जिन ऑफ एरर।
जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअल में अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक आपका क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है आपका एस्टिमेट ऑफ सैंपल। जो एक सैंपल का एस्टिमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक कहते हैं। और पॉपुलेशन के एस्टिमेट को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन के एस्टिमेट को हम कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैरामीटर किसका एस्टिमेट होता है और सैंपल किसका एस्टिमेट होता है। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसे? कॉन्फिडेंस लेवल को। तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है किसका? कॉन्फिडेंस इंटरवल का, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। द कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब्स द लाइकलीहुड that a particular sampling method will produce a confidence interval that includes the true population parameter। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिस्क्राइब करता है लाइकलीहुड, वो डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम पर्टिकुलर सैम्पलिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसको यूज करने की वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो इंक्लूड करेगा, किसे इंक्लूड करेगा? ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को। लेट सपोज कि हमारे पास जो मीन आएगा, जो मीन आएगा किसका मीन? पॉपुलेशन का मीन, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 7 आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको ये बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये सैम वो पॉपुलेशन का मीन है ना, ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आएगा। लेट सपोज वो है 95% प्रोबेबिलिटी, तो 5% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो दूर जाएगा। किससे? हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से दूर जाएगा। There is a direct relationship that exists between confidence level and confidence interval for many estimate. Higher the confidence level, higher will be confidence interval. जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे किसके? हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के इन बीइंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये 95% है तो ये ज़्यादा चांसेस को डिनोट कर रहा है कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर होगा। अगर वो 98% है तो वो और ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो 70% है तो वो कम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद है हमें मार्जिन ऑफ एरर को पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या है? इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल द रेंज ऑफ वैल्यूज अबव एंड बिलो द सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर। जो हमने सैंपल स्टैटिस्टिक निकाला, लेट सपोज हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? 7 to 9, ये हमारा है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इससे कम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं और इससे ज़्यादा कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इससे कम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं और किससे ज़्यादा कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, वो हमें बताता है कौन? मार्जिन ऑफ एरर। वो हमें कौन बताता है? मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर कहता है कि आपसे कितनी गलती हो गई अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन करने में, वो मैं बताऊंगा। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है कि आपसे कितने परसेंट की गलती होगी अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिफाइन करने में, वो मैं बताऊंगा। तो यानी लेट सपोज मार्जिन ऑफ एरर है हमारा 5%, तो ये क्या डिनोट करेगा कि 5% चांसेस हैं कि जो हमारा म्यू निकलेगा ना, यानी जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर निकलेगा, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का पार्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हमें ये समझना है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कितने टाइप का होता है। वो क्या होता है? कितने टाइप का होता है? तो देखिए, वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल और दूसरा होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया 7 to 9, इसमें 7 को हम क्या कहेंगे? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और 9 को हम क्या कहेंगे? अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट को हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एक्स बार प्लस 1.64 मल्टीप्लाई बाय, इसे एक्स बार को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई की तरह लग रहा है एक्चुअली। तो ये हमारा हो गया एक्स बार प्लस 1.64 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बार। ये जो आपका सिग्मा एक्स बार है
ये क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे थे ना कुछ फॉर्मूलाज को, जस्ट अ सेकेंड। तो जो आपका ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कहाँ पे ये, इसे हम डिनोट करते हैं किससे? इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एक्स बार से। तो यही आपका फॉर्मूला है यहाँ पे किसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का कैलकुलेट करने का, कि अपर कॉन्फिडेंस लेवल, सॉरी अपर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल वो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स बार प्लस 1.64 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार आपका क्या है? मैं इसे नीचे लिख भी देता हूँ। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका एक्स बार माइनस 1.64 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बार। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा? लोअर लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एस्टिमेशन। जो हम क्रेडिट एस्टिमेशन करते हैं बैंकिंग में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस द रीपेमेंट एबिलिटी ऑफ बोरोवर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हम क्रेडिट एस्टिमेशन जो बैंकिंग करते हैं वो इस वजह से ही करते हैं कि हमें देखना होता है जो हमारा बोरोवर है उसकी एबिलिटी है भी रीपेमेंट करने की या नहीं। अगर उसकी एबिलिटी नहीं होगी तो हम उसको लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। अगर उसकी एबिलिटी होगी रीपे करने की तभी हम लोन सैंक्शन करेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आया है। इंडिया आपसे कहता है द टर्म प्रोविजनिंग इन क्रेडिट एस्टिमेशन रेफर्स टू। जो प्रोविजनिंग का टर्म है क्रेडिट एस्टिमेशन में, ये क्या बताता है? सेटिंग असाइड फंड्स फॉर एंटिसिपेटेड लोन लॉसेस। यही है आपका करेक्ट आंसर। आपको एक प्रोविजन बना के चलना पड़ता है हमेशा से बैंकिंग सिस्टम में। क्यों? ताकि आप ये जान पाए कि जो एक एंटिसिपेटेड लॉस हमारे हो सकते हैं, लोन जो हमने दिया है बरोवर को अगर उसने रीपे नहीं किया तो वो बैंक के लिए एक लॉस है। उस लॉस के लिए आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ता है, एक फंड साइड में रखना पड़ता है, ताकि अगर हम ये लॉस को रिकवर नहीं कर पाए तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कोई भी इशू ना क्रिएट हो। इसलिए हम हमेशा से एक फंड को साइड रख के चलते हैं एंड उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोविजनिंग कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल लॉसेस ऑन अ लोन। जो एस्टिमेटेड हमारे पोटेंशियल लॉस हैं उनको हम कौन से मेथड से निकालते हैं? तो वो हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मेथड, जिसे हम पीडी मॉडल भी कहते हैं। एंड इसका भी एक क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपने डिफॉल्ट अमाउंट को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड इन। यहाँ पे इन आपका छूट गया है तो मैं इन आपका मैनुअली लिख देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। जो आपका क्रेडिट रिस्क का एक फैक्टर है, एस्टिमेट जो आप करते हैं उसका कौन सा फैक्टर नहीं है? क्रेडिट सोर्स ऑफ द बोरोवर, कोलेटरल वैल्यू, पॉलिटिकल रिस्क, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्टॉक मार्केट में क्या निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, क्या सेंसेक्स का वैल्यू चल रहा है, इससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा क्रेडिट रिस्क कितना है। वो तो हमें क्रेडिट स्कोर ऑफ बोरोवर से पता चलेगा, उसकी कोलेटरल की जो वैल्यू दे रहा है उससे हम अपना क्रेडिट रिस्क निकाल सकते हैं और पॉलिटिकल रिस्क से हम निकाल सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम किसी भी तरीके से ये नहीं बता सकते कि हमारा जो एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क है वो अराउंड किस अमाउंट के बैठेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ वार वैल्यू एट रिस्क इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए एस्टिमेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, नहीं। मेजरिंग द पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू क्रेडिट रिस्क, नहीं। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर लोन, नहीं। एस्टिमेटिंग द मार्केट रिस्क एक्सपोजर, यस। यही होता है आपका वैल्यू एट रिस्क। जो आपकी मार्केट का एक्सपोजर है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस वैल्यू को निकालते हुए को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एट रिस्क। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे कहता है इन अ रिस्क बेस्ड एस्टिमेशन अप्रोच अ हाई रिस्क बोरोवर वुड टिपिकली हैव।
जो आपका एक हाई रिस्क बोरोवर होगा उसके पास क्या होगा, अ लोअर रिस्क वेटेड एसेट नहीं, अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। यस, अगर उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा तभी वो हमारे लिए क्या होगा, एक हाई रिस्क बोरोवर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यही मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सपेक्टेड लॉस हम कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड लॉस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, हम पहले उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे हम। तो वो क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेटेड लॉस इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 - लॉस गिवन एट डिफॉल्ट। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका फॉर्मूला एक्सपेक्टेड लॉस का। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बैंक है, उसने बताया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो है 0.05, लॉस गिवन एट डिफॉल्ट है आपका एलजीडी जो है वो है 60%, और आपका लोन अमाउंट है कितना, 10 lakhs। तो आपको एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है, तो सबसे पहले आप लोन अमाउंट लिखेंगे वो कितना है, 10 lakhs। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है, 0.05, 1 - LGD 60% को आप लिख जाएंगे 6/100। इसे अगर आप पॉइंट में लेके आएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये क्या हो गया 0.6, यानी इंटू 0.6। तो अब आपका ये कितना निकला, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब देखिए इसे अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा, आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे लीजिए 10 लाख, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 0.05, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आपको आंसर कितना देगा, 20,000। इसलिए आपका 20,000 आंसर बनेगा। अगर ये आपके ऑप्शंस में होगा तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन टिक करना होगा, अदरवाइज आपको ये मैनुअली टाइप करके बताना होगा कि 20,000 है हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो बैंक है उसका लोन पोर्टफोलियो कितना है, 50 लाख, और उसका क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कितना है, 4%। तो कितना टोटल रिस्क प्रीमियम होगा पोर्टफोलियो पे, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सीधा परसेंट निकाल देंगे। टोटल हमारा पोर्टफोलियो कितना है, 50 लाख है, 4% हमारा रिस्क का होता है, तो रिस्क प्रीमियम होता है, तो टोटल क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%, यानी 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डबल ज़ीरो कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, 4 0 आप और लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 2 लाख आ गया आपके पास। अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप 2 लाख को टिक करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसे मैनुअली टाइप करके अपना आंसर दिखा देंगे। एंड इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका एस्टिमेशन के जितने भी एमसीक्यूज थे वो यहीं एंड होते हैं। ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको जब हमने कॉन्सेप्चुअल सीरीज में किया था तो भी ये बहुत जल्दी एंड हो गया था, एंड इसके ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं होते, इसलिए जितने भी इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस थे वो हमने आज की इस वीडियो में कर दिए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन योर रिव्यूज, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Thank you so much everyone for attending this session.